नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो 4 पेपर तो आपके यूपीएससी जैसे लेके, लेकिन 2 पेपर, 5वां और छठा पेपर अलग से आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपसे यूपी स्पेशल के बारे में पूछा जाता है। पेपर 5 के बारे में हमने बात की थी और उसको टॉपिक्स में हमने बांटा था कि क्या क्या पेपर 5 में आता है और उसको कैसे पढ़ना है और हम लोग कैसे उसको पढ़ने जा रहे हैं। एक रोड मैप आपके सामने हमने रखा था, वही काम हम पेपर 6 के बारे में करने जा रहे हैं। इस चैनल पर आपको इससे रिलेटेड पूरी सामग्री मिलेगी, काफ़ी कुछ आप सीख पाएंगे, काफ़ी कुछ आप आंसर करके देख पाएंगे, लिख पाएंगे, कहाँ क्या पढ़ना है, कंटेंट आप जान पाएंगे, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो काम हमने पेपर 5 के लिए किया था, पेपर 6 के लिए भी कर लेते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस बिल्कुल आपके उंगलियों पर हो। आपसे कोई पूछे तो आप बता सकें कि पेपर 6 में हमको क्या क्या पढ़ना है, पेपर 5 में क्या क्या पढ़ना है। कहने का मतलब इन सिलेबस को हम टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे और एक टॉपिक के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है तो उसको हम सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे। सब टॉपिक्स में डिवाइड करके उसको हम सरल बनाने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें आप पढ़ लें। और फिर हम यहाँ पर भी बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। जो आस्क्ड क्वेश्चन है, आस्क्ड क्वेश्चन को पहले देखेंगे, फिर प्रोबेबल क्वेश्चंस को देखेंगे और दोनों की फॉर्मेटिंग करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। और इसमें भी जैसे उसमें हमने 150-200 क्वेश्चन की बात की है, यहाँ पर भी यही करेंगे जिससे कि आपका ये पेपर तैयार हो जाए। तो ये पेपर आपका 6 है, पहला खंड। इसमें आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, तो पहला खंड है इसमें अर्थव्यवस्था का। और अर्थव्यवस्था के बाद में जो दूसरा खंड यहाँ पर होगा, अर्थव्यवस्था के बाद में भूगोल और पर्यावरण का खंड आएगा। और भूगोल पर्यावरण के खंड के समाप्त होने के बाद में तीसरा खंड जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले खंड पे, जिसमें हमने भूगोल की बात की है। तो सबसे पहले हम भूगोल को देख लेते हैं। और भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, यूपी का कौन कौन सा भूगोल आपसे पूछा जाएगा, ये तो देखेंगे। ये दूसरा खंड है। पहले खंड में हम देखने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था को, जो इकोनॉमी आपसे पूछी जाती है। भूगोल सॉरी दूसरा खंड है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में जो पहला टॉपिक दिया है वो लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। अर्थव्यवस्था और राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधनों का महत्व। सिलेबस में यही लिख दिया गया। अब इसमें समझ में नहीं आता है कि इसमें हम क्या पढ़ें। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की, कुछ कॉन्सेप्ट भी इसमें हमको देखना है। तो और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन हम कैसे करें, तो अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, ये जो विशेषता हम देखेंगे। तो किसी भी इकोनॉमी की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, किसी भी इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, यहाँ पे कोई राज्य की बात नहीं करेंगे। फिर हम आएंगे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूपी इकोनॉमी, यूपी के इकोनॉमी की क्या विशेषताएं हैं। और इन दोनों चीजों को देखने के बाद में, क्योंकि सेवा जो क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा लीड करता है, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान होता है। तो सर्विस सेक्टर के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सर्विस सेक्टर के जो संबंधी जो आंकड़े होंगे, जो डेटाज होंगे, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन सर्विस सेक्टर देखने के बाद में ऐसा नहीं है कि आप अन्य सेक्टर को छोड़ देंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन भागों में आपने पढ़ा है तो और किसी सेक्टर को छोड़ नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे खनिज मिलता है तो राज्य में कितना, जितना भी खनिज मिलता है, चाहे वो कम होता है ज़्यादा होता है, तो खनिज उत्पादन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सीधा प्रश्न यहाँ से बना है, सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के खनिजों या पाए जाने वाले खनिजों पर टिप्पणी कीजिए, है ना। कौन कौन से खनिज मिलते हैं, उनके महत्व को बताइए। तो उत्तर प्रदेश का जो खनिज का उत्पादन है, इसकी बात हम करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का विश्लेषण। यहाँ पर 23-24 की हमने बात इसलिए की है क्योंकि अभी जो बजट है वो 23-24 का, उसके बाद जो बजट आएगा वो 24-25 का, है ना। कहने का मतलब जो भी लेटेस्ट बजट होगा, अभी जो बात की बात करें तो ये 24-25 का हो जाएगा।
ठीक है। इसके आगे जब आप एग्जाम देंगे तो उस हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। कहने का मतलब है जो भी आपका बजट होगा, है ना, जो भी बजट होगा, जो भी उस बजट में आंकड़े हैं, घाटा है, ऋण है, ये सारी चीजें यहाँ पर, ये ईयर बदलता रहेगा। ईयर पे बात मत कीजिएगा कि ईयर आपने पुराना लिख दिया है। जो भी जिस साल में आप एग्जाम दे रहे हैं, जो सबसे लेटेस्ट बजट होगा, सीधी बात यहाँ पर है कि जो सबसे लेटेस्ट बजट है, उस लेटेस्ट बजट की बात हम यहाँ पर करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे की हम बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसी पे डिपेंड करती है इकोनॉमी। उस स्टेट की इकोनॉमी उसी पे डिपेंड करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा रिच होगा, जैसे गुजरात ने अपने को बहुत डेवलप कर लिया, महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश काल से डेवलप होता चला आ रहा था, क्योंकि उसको कुछ भौगोलिक विशेषताओं के कारण भी लाभ मिला। वो सब तटीय क्षेत्र में स्थित स्टेट हैं, वहाँ पर जो परिवहन की सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी थी। तो उत्तर प्रदेश में ये सारी चीज़ें तो नहीं हैं। उत्तर प्रदेश किसी भी समुद्री सीमा से लगा वाला तो स्टेट है नहीं। अब अगर ऐसा है, लैंडलॉक्ड है, तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या चैलेंज हैं? जैसे हवाई अड्डे यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन के रूट्स और डेवलप होते चले जा रहे हैं, तो इसका क्या लाभ मिलने वाला है? तो उत्तर प्रदेश की जो बुनियादी ढांचे की हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के भौतिक संसाधनों की बात करेंगे, और ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है उसको समझ पाएंगे। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा, उत्तर प्रदेश की बुनियादी ढांचे पर अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप 150-200 शब्दों में उसको लिख पाएँ। यहाँ पे बजट पे कुछ भी पूछा जाए तो घाटा क्या है ये भी समझना है ना, और FRBM का लक्ष्य क्या है ये भी समझना है, और यूपी के संदर्भ में सारी चीज़ों को लिखना है। तो ये पहला टॉपिक हुआ। दूसरा टॉपिक है यूपी का व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। उत्तर प्रदेश में व्यापार का विकास कैसे हुआ है, कृषि, बागवानी और रेशम के उत्पादन को हम इसमें देखेंगे, क्योंकि व्यापार वाणिज्य की बात हो रही है। तो कृषि के आंकड़े तो देखने ही हैं, बागवानी के आंकड़े भी देखने हैं, रेशम का एक अच्छा विकास यहाँ है, रेशमी साड़ियों के क्लस्टर्स जो हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। पशुधन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर जोर दे रही है। तो गवर्नमेंट जिन जिन योजनाओं पर जोर देगी, जिन जिन प्रोग्राम्स को इनिशिएट करेगी, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। द्वितीय क्षेत्र के बारे में, जो आपका उद्योग है, IT है, इस पर भी हम देखेंगे, बात करेंगे, इस पर भी आंकड़ों को देखेंगे। इस पर जो भी प्रश्न है, इन पोर्शन से क्वेश्चंस खूब अच्छे बनेंगे। भारत से रिलेट करके भी यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे कि देश के व्यापार और वाणिज्य में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, देश के औद्योगिक विकास में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, और उत्तर प्रदेश का स्वयं का जो औद्योगिक विकास है, क्योंकि उद्योग जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, और इन्वेस्टमेंट जब बाहर से आता है, पैसा आता है, FDI आता है, तो भाई दूसरे का पैसा हम ला रहे हैं, ये छोटी चीज़ नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? तो हमने पहले टॉपिक में जो डिस्कस किया है कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कोई पैसा आपके पास क्यों लगाएगा? पैसा इसीलिए लगाएगा ना कि वहाँ पर उसको फ़ायदा मिलने की उम्मीद होगी, और अगर उसको फ़ायदा मिलने की उम्मीद नहीं है तो वो पैसा नहीं लगाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पहले टॉपिक में डेवलप किया ना। विनिर्माण क्षेत्र, हथकरघा और हस्तकला, सेवा क्षेत्र, यहाँ पर भी हम व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में इसको देखेंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं किसकी? व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की। क्योंकि संभावनाएं यानी कि पॉजिटिविटी, किसी भी आंसर का एंड करिए तो संभावनाओं के साथ करिए, सकारात्मकता के साथ करिए, ठीक है। इसी तरीके से जो तीसरा है, लोगों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार की जो योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन, कौशल विकास, इन चीज़ों की बात भी हम करेंगे। जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी हैंडलूम, हस्तशिल्प के विकास की योजनाएं चल रही हैं, है ना, जो भी स्किल डेवलपमेंट का कहीं पर भी कोई, चाहे वो कपड़ा क्षेत्र का हो, चाहे वो बर्तन बनाने की बात हो, चाहे वो मिट्टी के बर्तनों की बात हो, किसी भी तरीके की कोई भी योजना चल रही है उसकी हम बात करेंगे। लोगों के कल्याण के लिए परियोजनाएं और नियोजित विकास, जो प्लान डेवलपमेंट होता है, जो टारगेटेड करके किया जाता है कि इस सेक्टर को हमको अपग्रेड करना है, इस सेक्टर में हमको पैसे लगाने हैं, इस सेक्टर को हमको आगे बढ़ाना है। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चलाती है, तो ये सारे प्रयास हम करेंगे। तो उसका लेखा जोखा इस टॉपिक में हो जाएगा। यहाँ से सीधे प्रश्न बनेंगे, योजना महत्वपूर्ण, कौशल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची बनाइए। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हस्तशिल्प के विकास के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं।
सीधे सीधे आपसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश, मुद्दे और प्रभाव। निवेश के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास करती है। तो निवेश है क्या, ये तो इकोनॉमी का टॉपिक है। फिर निवेश से संबंधित यूपी के जो मुद्दे हैं, यूपी का जो मॉडल है, इन्वेस्टमेंट मॉडल है, इस इन्वेस्टमेंट मॉडल की हम बात यहाँ पर करेंगे, है ना। और उत्तर प्रदेश में निवेश में हालिया जो विकास हुआ है, अब ये हालिया का मतलब है कि करंट अफेयर से यहाँ पर चीज़ों को खूब ज़्यादा अपडेट आपको करना पड़ेगा। और इकोनॉमी पूरी की पूरी करंट अफेयर पर आधारित होती है। जो भी न्यूज़ चर्चा में रहेगी, जो चीज़ें, वो सब आपसे पूछी जाएंगी। जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहेंगी वो इकोनॉमी से रिलेट करके आपसे पूछ ली जाएंगी। लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, उत्तर प्रदेश सरकार की जिला एक उत्पाद नीति, है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन ओडीओपी, वन प्रोडक्ट, ये सब आपसे पूछा जाएगा। लोक वित्त के क्या उद्देश्य होते हैं, यहाँ की जो फिजिकल पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश का कर और आर्थिक सुधार, भाई टैक्स में क्या योगदान है, और जो इंडिया लेवल पर टैक्स कलेक्ट होता है उसमें उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, और आर्थिक सुधार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद नीति, इस पर हम लोग, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में जो भी टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, मेंस में वही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लिखने के लिए पूछ लिए जाते हैं। और ये सारे टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। मेंस में उसको लिखना होता है और प्रीलिम्स में वहाँ पे एमसीक्यूज में आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। तो टू द पॉइंट ये सारी चीज़ें हम तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश की नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना, ये आज की मांग है और उनका प्रबंधन। गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्यों, जलवायु परिवर्तन की समस्या है, इससे रिलेट करके उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है इसके लिए। यूपी नेडा पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ की जो एजेंसी है, जो अभिकरण है, वो यूपी नेडा है, इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। जो सरकारी पहलें हैं उस पर प्रश्न पूछा जाएगा। जो जैव ऊर्जा कार्यक्रम है उस पर प्रश्न पूछा जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण जो कार्यक्रम है उस पर प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार ये बड़े उसके प्राउड के साथ कहती है कि हमने पूरे प्रदेश में हर घर में बिजली के कनेक्शन दे दिए हैं। तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो और इसकी चैलेंजेस इसके क्या हैं, क्या जितनी आपूर्ति चाहिए उतनी हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी फिफ्थ पेपर में हमने बात की थी, तो उसमें हमने कहा कि जैसे स्वच्छ जल की बात होती है, स्वच्छ जल मिशन चलाया गया। अब स्वच्छ जल मिशन चला तो दिया गया, लेकिन उस जल मिशन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या चुनौतियाँ हैं, पहल में क्या चुनौती और उसके लिए क्या प्रयास, तो सुझाव भी आप देने के लिए हर जगह तैयार रहेंगे। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश जनसांख्यिकी, जनसंख्या और जनगणना, क्या जनसंख्या, उसकी विशेषताएं आप देखेंगे, डेमोग्राफी की विशेषताएं आप देखेंगे। जो जनसंख्या है उसमें कार्यशील जनसंख्या कितनी है, क्योंकि जनसंख्या अपने आप में तो समस्या होती है, लेकिन उसी जनसंख्या को अगर कार्यशील बना दिया जाए, उसमें हुनर पैदा कर दिया जाए, तो वो जनसंख्या आपकी क्या हो जाती है, संसाधन के तौर पे परिवर्तित हो जाती है। तो जनसंख्या संकेतकों के बारे में बात करेंगे, जो सेंसस इंडिकेटर हैं उसके बारे में बात करेंगे। पॉपुलेशन से संबंधित भाई जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जैसे किसी भी देश की या किसी भी राज्य की अगर कार्यशील जनसंख्या बढ़ रही है तब तो ठीक है, पढ़ी लिखी जनसंख्या बढ़ रही है तो ठीक है। लेकिन अगर वो कार्यशील नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो वो बेरोजगार है, और अगर बेरोजगार है, वो काम नहीं कर सकती, तो वो आश्रित जनसंख्या हो जाएगी। जैसे बच्चे होते हैं, और आजकल बूढ़े भी उसी श्रेणी में, क्योंकि पेंशन नहीं मिलती है, जो नौकरी कर रहे थे वो भी पेंशन नहीं पाते हैं, तो आश्रित जनसंख्या में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो आश्रित जनसंख्या जहाँ की ज़्यादा होगी, जिस परिवार में खाने वाले ज़्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं, वहाँ पे समस्या होगी ना। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की क्या समस्याएं हैं, और जैसे समस्या आएगी तो वहाँ पर समाधान के लिए आप तैयार रहिएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पे समस्या की बात तो करनी ही है, समस्या से ज़्यादा समाधान की बात आपको करनी है। उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण और कृषि फसलों का उत्पादन। व्यवसायीकरण का मतलब क्या है, अगर कोई किसान केवल गेहूं उपजा रहा है और गेहूं उपजा के वो बेच दे रहा है, और अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए और किसान को ये अवसर मिले कि वो केवल गेहूं नहीं बेचेगा, उसको एक हेल्प किया जाए, उसे ब्रेड बनाने की फैक्ट्री लगवा दी जाए और एक समूह में लोग ब्रेड बनाने का काम करें। तो जो आटा 30-35 रुपये किलो वो बेचता, 35 रुपये में बेचता, ब्रेड बनाएगा तो ब्रेड आपकी तो 100 रुपये से ऊपर की किलो में बिक जाएगी और ज़्यादा की बिक जाएगी।
400 ग्राम की बेड अगर आप अच्छी खरीदने जाते हैं तो आपको कितने की मिलती है? 50 रुपए की, 40 रुपए की। कहने का मतलब कैसे ये सजेशन आपको चाहिए कि आप तैयार रखें। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। सामाजिक वानिकी क्या है ये आप पढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी क्या है ये आप पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी और इसकी स्थिति की बात जब की जाएगी तो यहाँ पे आंकड़ों की बात हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में सामाजिक और कृषि वानिकी कार्यक्रम कहाँ तक सफल रहे हैं, उसमें क्या कमियां रही हैं, और अगर कमियां हैं तो उनको दूर कैसे किया जाए, ये बातें यहाँ पर करेंगे। एक्वाकल्चर, अंगूर की खेती, इसको क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। अंगूर की खेती को सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, आर्बोरिकल्चर और उत्तर प्रदेश के विकास पर इसका प्रभाव, इन सब के बारे में। तो एक्वाकल्चर है क्या ये भी आपको जानना है, और उत्तर प्रदेश में इसकी दिशा और दशा क्या है। ठीक यही सारी चीज़ें सबके साथ हमको करना है। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं, उनके समाधान। भाई भारत की जो कृषि समस्याएं हैं, कॉमन कृषि समस्याएं उत्तर प्रदेश में भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कृषि समस्याएं थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी कर्नाटक की कृषि समस्याओं से, जम्मू कश्मीर की कृषि समस्याओं से। चेंज होंगी कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट की कृषि समस्याओं से। तो उत्तर प्रदेश की कृषि समस्याएं जो थोड़ी सी स्पेशल हैं उनको टू द पॉइंट आप तैयार रखें। यूपी के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि जो ट्रिपल पी मॉडल है ना, तो उसमें उत्तर प्रदेश के विकास में इसकी क्या भूमिका है। आज आप देखते हैं गवर्नमेंट इसी पर फोकस करती है। गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है कि पीपीपी मॉडल पर विकास करें। तो क्या भूमिका है उत्तर प्रदेश के विकास में, और विकासात्मक जो सूचकांक हैं, है ना, डेवलपमेंट के क्षेत्र में जितने भी सूचकांक जारी होते हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उनकी बात हम करेंगे। रैंक्स की हम यहाँ पर बात करेंगे, और रैंक्स की बात करके यहाँ पे नहीं छोड़ देंगे। अगर हम एसडीआई की बात कर रहे हैं तो एसडीआई में यूपी की रैंक आती क्या है, अगर देश की बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और अगर वो कम है तो उसको सुधारा कैसे जाए। अगर खराब स्थिति है ना, इसके इसका मतलब रैंक ज़्यादा है, इसका इसकी दशा कैसे सुधारी जाए। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिर ये पहला बहुत ब्रॉड था इकोनॉमी का सेक्शन, वो सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। 13 टॉपिक थे। फिर आता है भूगोल और पर्यावरण। उत्तर प्रदेश का भूगोल यानी भौगोलिक स्थिति, संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, जल निकास प्रणाली, वनस्पति। यहाँ प्रश्न बनेगा जलवायु से, सिंचाई से, खनिज से। अब वहां पे इकोनॉमी में जब खनिज पूछा जाएगा तो वहां पे उद्देश्य क्या होगा, आर्थिक गतिविधियों के तहत। यहाँ पे खनिज पूछा जाएगा तो यहाँ का प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों का वितरण दिखाइए। बस ये अंतर होता है। ऐसा नहीं कि आपने खनिज पढ़ लिया एक जगह तो दोनों जगह का तैयार हो गया, दो क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे। तो खनिज संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, यानी कि एक होता है उत्पादन और एक होता है उसके भंडार। तो जो भंडार है, जो रिजर्व है, तो उन रिजर्व की सूची भी आपको तैयार रखनी चाहिए। भूवैज्ञानिक संरचना तो पढ़नी ही है, भौतिक विशेषताएं भी पढ़नी है, उत्तर प्रदेश के खनिजों को देखना है, उत्तर प्रदेश की वनस्पति पे खूब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सिंचाई संसाधनों पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अवरोही क्रम में आपको तैयार रखना है किससे कितनी सिंचाई होती है, क्या चैलेंजेस हैं, है ना, कौन सी सिंचाई इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि जैसे ज्योग्राफी की बात आती है तो पर्यावरण की बात आ जाती है। तो कौन सी सिंचाई को प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन सी है। उत्तर प्रदेश की जल निकास प्रणाली और उत्तर प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट क्या है, क्योंकि इसी जलवायु पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर ये जलवायु अच्छी है, ये जलवायु अच्छी है तो खेती भी अच्छी होगी, लोग भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। और अगर ये जलवायु अच्छी नहीं है, अनुकूल नहीं है, तब क्या होगा। ऐसे सोचिए। यूपी में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी आपकी सूची, आपकी वन्यजीव अभ्यारण्य की, राष्ट्रीय उद्यानों की, टाइगर रिजर्व की, वन्यजीव संरक्षण के मुद्दे, और इन सब में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं पूछे जाएंगे, वो तो आपसे जीएस के थर्ड पेपर में पूछ लिए जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट पेपर में पूछ लिए जाएंगे जहाँ ज्योग्राफी के साथ होगा वो। यहाँ पर आपसे यूपी में क्या दशा दिशा है, यूपी की सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश में कितना क्या हो रहा है, इस पर आपको तैयार। तो यहाँ पे भी करंट अफेयर से आप इस चीज़ों को अपडेट रखेंगे, है ना। आगे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में परिवहन नेटवर्क, अब यहाँ पर एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं,
तो क्या केवल एयरपोर्ट डेवलप कर देने से यहाँ विकास हो जाएगा? और एयरपोर्ट जो डेवलप हो रहे हैं इसके क्या फ़ायदे होंगे? नुकसान तो कोई बहुत नहीं होंगे, फ़ायदे क्या होंगे इसके? और अगर आपको लगता है कि कुछ नुकसान हो रहे हैं तो निगेटिव बात भी आप बताइए। उत्तर प्रदेश की सड़क मार्ग, रेलवे, मेट्रो, रोपवे, हवाई अड्डे, जलमार्ग, सब चीज़ें इसी से आपको करनी है ना? सब चीज़ें इसी पैरामीटर्स पे आपको करनी है। भाई सड़कों का विकास होता है तो उससे केवल ऐसा मत सोचिए कि आप गाड़ी बहुत तेज दौड़ा सकते हैं। वो सड़क जहाँ जहाँ जाती है उन क्षेत्रों को विकसित करने का काम करती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, मंडी तक किसानों की पहुंच बढ़ती है, शहरों तक किसानों की पहुंच बढ़ती है, लोग नौकरी पेशा करने के लिए शहर आसानी से आ जा सकते हैं और जीवन में गुणवत्ता आती है, जीवन शैली सुधरती है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें देखनी है। उत्तर प्रदेश की विद्युत संसाधन, अधोसंरचना और औद्योगिक विकास, ऊर्जा संसाधन, ताप विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत संयंत्र, प्रमाण ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास, इसको भी हमको देखना है। इसमें संचार, औद्योगिक बुनियादी ढांचा, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश में उद्योग, और इन सब के लिए सरकार के इनको डेवलप करने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं ये आपको देखना ही है। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण और पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसके कार्य। अगर प्रदूषण फैल रहा है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में इसके लिए क्या किया जा रहा है, और इसमें हर तरीके के जल प्रदूषण, भूजल प्रदूषण, इन सब के लिए सरकारी योजनाएं क्या है, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अजैविक वायु प्रदूषण, है ना, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण की प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं। तो ये स्टेटिक पार्ट है, लेकिन यूपी के अकॉर्डिंग, यानी कि यूपी में इसके लिए क्या किया जा रहा है, सरकार क्या योजना बना रही है, दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो क्या यूपी के लखनऊ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए कुछ किया जा रहा है? क्या ऐसा कुछ हो रहा है? और यूपी के जो शहर हैं उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर न्यूज में रहा है तो आपसे वो भी पूछ लिया जाएगा, है ना, कि यहाँ की गुणवत्ता क्या है। जैव विविधता और वन्य जीवन की हानि, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में स्पेशल जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, घन, वन, घास के मैदान, आर्द्र भूमि, ठीक है। तो इस ये स्टेटिक पार्ट है और इसमें सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियां हैं पूछ लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश की मृदा का वर्णन कीजिए, या उसको उसको उसके उसके प्रकार बताइए, कितने प्रकार की, और क्षेत्रवार वितरण दिखाइए। आपसे रिलेट करके, फसलों से रिलेट करके पूछ लिया जाएगा कि कौन सी फसल किस मृदा में कहाँ, है ना। उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर से मृदा रिलेट करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि मृदा से एग्रीकल्चर, खेती को रिलेट करके। उत्तर प्रदेश के जल संसाधन, भूजल संसाधन, जो झीलें हैं, जलाशय हैं, आर्द्र भूमियाँ, उत्तर प्रदेश के घास के मैदान। अब इसी में कोई नई घोषणा हुई है, कुछ करंट अफेयर से आप रिलेट करेंगे इसको। वन, उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा संसाधन, वायु गुणवत्ता, और उत्तर प्रदेश में वायु की गुणवत्ता, ठीक है। तो वायु गुणवत्ता के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ये जो जारी होता है तो यूपी के जो टॉप प्रदूषित शहर हैं, टॉप पोल्यूटेड जो सिटीज़ हैं, तो उनकी बात हम करेंगे, और यहीं पर यह भी बात हम करेंगे कि जहाँ की जलवायु अच्छी है। नॉर्मली ये डेटा जारी नहीं होता है, बुराई का डेटा जारी होता है, तो इसको भी हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश नई वन नीति, जो भी लेटेस्ट वन नीति है, अभी 2017 की अगर है तो ये नई कोई आ गई तो वो जो भी अपडेटेड होगी, उन अपडेटेड वन नीति या इस पर कुछ भी अपडेट होगा करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर में उस अपडेट को भी हम देखेंगे। क्या महत्व है इसका, उत्तर प्रदेश के वन आवरण के संबंधी जो आंकड़े हैं, जो चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं, उत्तर प्रदेश में जो वन विकास की योजनाएं हैं, वन क्षेत्र को विकसित करने के लिए, एक दिन में पौधे लगाने के जो रिकॉर्ड हैं, वन क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार ने और क्या प्रयास किए हैं, कितने वन क्षेत्र को लगाया गया, कवर्ड एरिया क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। और इसमें भी जो चैलेंजेज होंगे उनको देखेंगे। जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे। जलवायु परिवर्तन है क्या, ये आप जान रहे हैं, प्रभाव को जान रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट इसको कम करने के क्या उपाय कर रही है, अलग से कुछ क्या कर रही है, तुरंत करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन संबंधी सामरिक
ज्ञान का विकास, मौसम पूर्वानुमान, क्या कोई सेंटर यहाँ पर है? इससे क्या लाभ होता है? एग्रीकल्चर में लाभ होता है ना, होता है कि नहीं? और कोई यात्रा करने गया है उससे भी, उसको भी लाभ मिलता है। लेकिन मेन हम आर्थिक देखेंगे, आर्थिक लाभ क्या होता है। मौसम का पूर्वानुमान करने की जो क्रियाविधि है, यूपी में कहाँ से क्या ये गवर्न किया जाता है, सरकार इस पर कुछ पैसा खर्च कर रही है बजट में कि नहीं, ये सारी चीजें। यूपी के संदर्भ में वनस्पति और जीव पर्यावास और पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पूरा इन्वायरमेंट वाला टॉपिक यहाँ पर है। पर्यावास की स्थिति, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, यूपी के संदर्भ में इन चीजों को देखना है। बाकी इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं ठीक है। उत्तर प्रदेश में जीव जंतुओं का विकास, यूपी राज्य सरकार और वनस्पतियों और जीवों का रखरखाव, वन्य जीव संरक्षण जो योजनाएं हैं, यूपी का फ्लोरा और फाउना है, इनको देखना पड़ेगा आपको। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है भूगोल का सिलेबस। और अंत में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो बहुत छोटा है, क्योंकि यूपी का अलग से कोई विज्ञान प्रौद्योगिकी समझ में भी आपको नहीं आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका विकास कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे संस्थान हैं जो केवल यूपी के लिए काम नहीं करेंगे। कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है तो वो पूरे विश्व के काम आती है, भारत के काम आएगी, पूरे विश्व के काम आएगी, पूरी दुनिया में हो जाएगी। जैव प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस, रक्षा, यूपी में भाई गलियारा अगर बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर अगर कहीं डेवलप हो रहा है, तो देश को तो लाभ मिलेगा, प्रदेश को भी विकास के संदर्भ में अधिक लाभ होगा जहाँ पे वो स्थित है। अनुसंधान और विकास के इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, दूरसंचार के क्षेत्र में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, तो उसके विकास में इनोवेशन का, टेक्नोलॉजी का, साइंस का महत्व होता है। तो यूपी के संदर्भ में क्या है, तो इसको भी हम स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक में। हम जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आगे प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ के, ये पूरा जैसे हमने पेपर 5 में आपको बताया था, वैसे ही पेपर 6 है ये, और हमारे चैनल से जुड़ के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके पीडीएफ्स आपको भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, और एक अच्छा प्रोग्राम हम इसके लिए यहाँ पर रन करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। कोई भी प्रश्न होगा आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और हम उसका अगले वीडियो में रिप्लाई जरूर करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच।